নমস্কার, আমি সমर के मुखर्जी और আপনারা দেখছেন डीजी फिल्मिंग। बात की शुरुआत मैंने बंगला से इसलिए की क्योंकि आज जिस शख्सियत के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो सिर्फ बंगाल के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए गर्व है और हम सब के लिए एक शान है। और वो शख्सियत है सत्यजीत राय, जिन्हें सत्यजीत रे के नाम से भी जाना जाता है। वो सिर्फ एक फिल्म डायरेक्टर ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, ऑथर, लिरिसिस्ट, मैगजीन एडिटर, इलस्ट्रेटर, कैलीग्राफर और म्यूजिक कंपोजर भी थे। इससे पहले कि हम उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके डायरेक्शन के बारे में, उनके प्रतिभाओं के बारे में जानते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा परिचय मैं आपको देना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने नाम तो सुना होगा लेकिन इनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। सत्यजीत रे, जिन्हें फिल्मों के लिए 32 यानी 32 नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिले, जिसमें एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर अवार्ड भी शामिल है। 1992 में उन्हें ऑस्कर दिया गया जिस समय वो भारत में हॉस्पिटल में बेड पर थे। और ये एक नया आपको देखने को मिलेगा कि ऑस्कर का अनाउंसमेंट होता है स्टेज पर और वहां इनका एक वीडियो दिखाया जाता है। आइए एक झलकी देखते हैं। This year, the Academy Board of Governors has voted to award an honorary Oscar to the great Indian filmmaker Satyajit Ray. He has said that he aims to capture both what is unique in the Indian experience and that which is universal. Well, it's been an extraordinary experience for me to be here tonight to receive this magnificent award. Certainly the best achievement of my movie-making career. सत्यजीत रे का जन्म 2 मई 1921 को हुआ। इनके दादाजी, इनके पिताजी सभी लोग कला क्षेत्र से जुड़े थे, मेनली प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े थे और प्रिंटिंग का काम उस समय जो कला से जुड़े हुए लोग होते हैं वही करते थे। तो ये एक तरह से विरासत में उन्हें कला मिली थी। और इनके जो फादर थे सुकुमार राय, बहुत अच्छे पोएट थे, बहुत अच्छे कलाकार थे जो ड्राइंग बनाते थे, इलस्ट्रेटर, ज़बरदस्त इलस्ट्रेटर थे। अगर आप बंगला साहित्य को जानते होंगे, जो बंगाल से जुड़े हुए हमारे भाई हैं वो जानते होंगे। अगर हजबर या आबोल ताबोल नाम से इन्होंने जो पुस्तक का रचना किया वो आज भी हर बच्चों के जुबान पर वहाँ पर रहता है। ज़बरदस्त, इतना मज़ेदार कविताएँ हो सकती है वो बंगला साहित्य जो जानता है वही समझ सकता है। मात्र 2.5 साल की उम्र थी सत्यजीत राय का जब इनके पिताजी गुजर गए, निधन हो गया। यानी बहुत कम उम्र, 36 ईयर्स के एज में इनके पिताजी का देहांत हुआ। 36 साल के इतने छोटे उम्र में देहांत हुआ, लेकिन तब तक उन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं कर दी थी जो आज भी और आने वाले 200-400 साल तक बंगला साहित्य के शीर्ष स्थानों के अंदर अपना स्थान ज़रूर ग्रहण करेगा। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ये बचपन से कलाकार थे, इनके अंदर फिल्में बचपन से चलती थी सत्यजीत राय के अंदर। 1943 यानी 1943 में लगभग 22 साल की उम्र में वो जॉब स्टार्ट किए एक ब्रिटिश एड एजेंसी में एज ए जूनियर विजुअलाइज़र। उस समय उनका काम इलस्ट्रेटर का भी था, वो कुछ ड्राइंग भी बनाते थे, विजुअलाइज करते थे, प्रिंट मीडिया के लिए अधिकतर काम करते थे। लेकिन उनके दिमाग में फिल्म बनाने का फितूर उस समय से ही था। उस बीच में बहुत सारे ऐसे फिल्में जो बाहर की फिल्में आती थी बनने के लिए, शूटिंग होने के लिए इंडिया में, तो उसमें ये कोऑर्डिनेशन का भी काम करते थे। बहुत सारा सहायक के रूप में उन्होंने कुछ काम किया भी, लेकिन कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि वो फिल्म डायरेक्ट करेंगे। मौका मिला उनको 1950 में जब उन्हें लंदन में भेजा गया, वहाँ पर कुछ वहाँ का काम संभालने के लिए, एड एजेंसी से रिलेटेड ही यानी आर्ट्स एड से रिलेटेड काम संभालने के लिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप ऐड बनाना जानते हैं ना तो आप एक अच्छा फिल्म बनाना सीख जाएंगे, क्योंकि ऐड में आपको कम सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड में आपको बहुत कुछ बताना होता है। तो इतने कम समय में अगर आप पूरी की पूरी स्टोरी दे सकते हैं तो सोचिएगा अगर आप 2 घंटे की फिल्म बनाते हैं तो आपको इतना ज़्यादा अनुभव प्राप्त हो जाएगा ऐड बनाते हुए कि आप कोई भी शॉट ऐसा नहीं करेंगे जिसे लोग फॉरवर्ड करें या बोरिंग लगे या बिना मतलब का हो। तो ये उनके अंदर खूबी थी और उसी दौरान वो इंग्लैंड में जाकर के लगभग 99 फिल्में देख ली। वो अंग्रेजी फिल्मों के शौकीन थे और उनकी इंग्लिश भी ज़बरदस्त थी। तो कई बार तो उनके टीचर सोचते थे कि ये बड़ा होकर के यानी आगे चलकर एज ए करियर ये इंग्लिश टीचर बनेंगे या प्रोफेसर बनेंगे, लेकिन उनका मन तो फिल्मों में लगा। लगभग 99 फिल्म देखने के बाद उन्होंने एक ऐसी फिल्म देखी जिस फिल्म को देख करके जब वो थिएटर से बाहर निकल रहे थे उसी समय वो डिसाइड कर लिए कि मुझे डायरेक्टर बनना है, यानी उन्हें डायरेक्टर बनना है। एक टर्निंग पॉइंट आता है और वो फिल्म थी
बाइसिकल थिप्स 1948 की ये फिल्म थी। उस फिल्म को देखकर लगा कि उनके दिमाग में बहुत दिनों से एक फिल्म की बात चल रही थी। उन्होंने स्क्रिप्ट लिख करके तैयार रखा था। उन्होंने सोचा था कि किसी दूसरे से डायरेक्ट कराएंगे या कोई डायरेक्टर होगा जिसे वो अपनी फिल्म देंगे। उसका नाम था पॉथेर पांचाली। लेकिन इस फिल्म को, बाइसिकल थिप्स को देख करके आने के बाद उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि नहीं, इस फिल्म को तो वो खुद बनाएंगे और वो बना सकते हैं। ऐसा उनको लगा। आते ही नौकरी छोड़ी, जॉब छोड़ी, और इतना अच्छा जमा जमाया जॉब को छोड़ना और एक निर्णय लेना कि नहीं, मुझे फिल्म लाइन में जाना है और फिल्म इंडस्ट्री में ही कुछ कमाल का काम करना, ऐसा उनको विश्वास अंदर से रहा। तो एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी सीख आपको भी मिल सकती है कि अगर आप ठान लेना कोई चीज़ करने के लिए तो ज़बरदस्त काम कर सकते हैं। और वो पहली फिल्म पॉथेर पांचाली बनाई और पहली फिल्म से ही वो शीर्ष डायरेक्टरों में शुमार हो गए। आइए अब हम जानते हैं कि उनके अंदर वो कौन कौन सी प्रतिभाएं थी जिसके वजह से आज वो शीर्ष के डायरेक्टरों में आज भी उनका नाम लिया जाता है, न केवल इंडियन फिल्मकारों द्वारा बल्कि विदेशों में जो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं वो भी सत्यजीत रे को एक अलग दर्जा देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी फिल्म क्राफ्ट एंड स्टोरी टेलिंग की। देखिए, उनका जो फिल्म शिल्प है, फिल्म बनाने का जो शिल्प होता है, क्राफ्ट होता है, वो उनके अंदर रची बसी थी। इतने सारे इंग्लिश फिल्मों को देख करके वो ये जान गए थे कि किस तरह की फिल्में रियल यानी एकदम वास्तविक लगने वाली होती है और कौन सी फिल्में जो यहाँ पर ऑलरेडी चल रही थी, भारतीय फिल्में चाहे हिंदी में हो, बंगला में हो या किसी भी भाषा में, नौटंकी शैली यानी उसके अंदर कुछ डायलॉग्स होते थे, उसके बाद नाच गाना होता था। तो ये सारी चीज़ें वो समझ चुके थे अंतर को। तो इंग्लिश फिल्मों से वो उस चीज़ को उन्होंने पकड़ा कि किस तरह से हम नेचुरल फिल्म बनाएंगे जो रियल लगे, जो वास्तविक हो। और दूसरा, जो यहाँ का इंडियन कल्चर है उसको वो बखूबी समझ गए थे। जैसे आप प्रेमचंद की कहानियों को देखेंगे तो आपको जो लगता होगा ना कि यार प्रेमचंद जिस ढंग से सोचते हैं, जिस ढंग से उन्होंने महसूस किया है इंडियन कल्चर को अपने क्षेत्र में, उसी तरह से सत्यजीत रे बंगला के आसपास के जो पृष्ठभूमि के लोग हैं, वहाँ का जो समाज है, वहाँ का जो कल्चर है, उसको बेहतरीन ढंग से समझे थे। और उनकी हर फिल्मों में आप देखेंगे कि आपको वही चीज़ मिलेगा जो एक्चुअल में उस समय या आज भी समाज में होता आ रहा है। उनकी जो दूसरी खूबी है फिल्म क्राफ्ट की, वो है अमेजिंग एबिलिटी टू गेट नेचुरल वर्क फ्रॉम एनी कॉमन मैन। देखिए, वो किसी भी कॉमन मैन यानी किसी भी आम आदमी अगर उनके कैरेक्टर के साथ जा रहा है तो उसे उठा लेते थे और उससे इस ढंग की एक्टिंग करा लेते थे कि आपको लगेगा ही नहीं कि वो एक नया, एक फ्रेशर है। आपको लगेगा कि एक कमर्शियल आर्टिस्ट है, कमर्शियल भी बल्कि छोटा पड़ जाएगा क्योंकि उससे भी बेहतर, क्योंकि वो लोग इतना नेचुरल एक्टिंग करते थे कि आप सोचेंगे कि ये एक्टिंग है। तो ये जो क्वालिटी है इनके अंदर खूबी है, वो पहले लोगों को इतना सहज बना लेते थे। उनकी जो हमने पढ़ी है, उनकी किताबें, उनके आत्मकथाएं, उनकी कुछ इंटरव्यूज़ देखें, उसमें उन्होंने बोला कि उसके साथ इतना ज़्यादा घुल मिल जाते थे। पहले 2 दिन 3 दिन में इतना घुल मिल करके उनके अंदर उस कहानी का भाव इस ढंग से बैठा देते थे ताकि कैमरे के सामने जो आदमी काम करता था तो वो भूल जाता था कि कोई कैमरा सामने है, यानी कैमरे का फेयर, लाइट का या लोगों का, वो उसमें रंग जाता था और ढल जाता था। तो ये उनके अंदर क्वालिटी थी। इसके लिए वो टाइम देते थे। डेफिनेटली इसके लिए एफर्ट तो करना पड़ता है। कहा जाता है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जब उनको आवश्यकता पड़ी कि हमारे पास बजट नहीं है, हमको बढ़िया एक्टिंग कराना है, तो वो आविष्कार कर लिए। उन्होंने समझ गए कि हमें किस ढंग से शूट करना है, क्योंकि उस समय होता क्या था कि आज के ज़माने के डिजिटल कैमरा तो होता नहीं कि 2 बार 4 बार 10 बार 100 बार आप रीटेक करिए। एक बार भी अगर बंगला फिल्म जैसे कम बजट की फिल्म का अगर रीटेक हो जाता था ना तो उनको बहुत नुकसान होती थी। तो इसलिए वो रिहर्सल ना करा करके उस कहानी में पहले उसको डुबाने की कोशिश करते थे। जब लगता था कि यस, अब ये जो भी करेगा उसको ध्यान में भी नहीं है कि कैमरा कहाँ है, लोग कहाँ खड़े हैं, वो सिर्फ अपने एक्टिंग पर ध्यान दे रहा है, वो अपने कैरेक्टर पर ध्यान दे रहा है, तो वो कैमरा चालू करते थे। तो ये उनके अंदर खूबी थी। उनकी जो तीसरी खूबी है फिल्म क्राफ्ट की, वो है वर्सेटिलिटी इन एवरी फिल्म फ्रॉम राइटिंग टू डायरेक्शन। इनकी हर फिल्मों में आपको भिन्नताएं मिलेंगी, चाहे राइटिंग वर्क हो चाहे डायरेक्शन वर्क हो। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे पॉथेर पांचाली लीजिए, तो पॉथेर पांचाली में आपको कुछ सीन ऐसे मिलेंगे कि आप सोचेंगे कि अरे ये मैंने क्यों नहीं सोचा। ट्रेन का एक दृश्य है, देखिए, बहुत ही फेमस है पॉथेर पांचाली का ये दृश्य। उनकी फिल्म देवी, महानगर, चारुलता, नायक, गोपी गाइन बाघाबाइन में उन्होंने उस जमाने में ऐसे ट्रिक्स लिए कि
कम से कम बजट में उन्होंने ग्राफिक्स का जो यूज़ किया गोपी गाइन बाघा बाइन में, वो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि उस ज़माने में कैसे किया होगा। फिल्म बच्चों के लिए बनाई गई, लेकिन उसमें कोई बच्चे नहीं हैं। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि अगर बच्चों की फिल्म है तो उसमें बच्चे होंगे, लेकिन उसमें कोई बच्चा नहीं है, बड़े हैं। लेकिन वो जानते थे कि किस ढंग से क्या मैं दिखाऊं कि बच्चों को भी बहुत अच्छा लगे, बड़ों को तो अच्छा लगेगा ही। आप सोनार किल्ला और जॉय बाबा फेलूदा देखिए, उसमें फेलूदा एक डिटेक्टिव है, उनका इतना बढ़िया यूज़ किया। सारे जो किशोर है, किशोर मतलब जो 13 साल 14 साल 15 साल से लेकर 20 साल तक के बच्चे हैं, वो फेलूदा के एकदम फ़ैन हो गए। और उन्होंने ये इसका रचना भी किया, उन्होंने इस पर उपन्यास भी लिखा है और इसके बहुत सारे सीरीज़ भी चलाते थे। और जो फिल्म उन्होंने बनाई, आप फिल्म को देखिए, आपको लगेगा कि आप उस दौर में जी रहे हैं। उनकी एक और फिल्म शतरंज की खिलाड़ी, जो पहली हिंदी फिल्म थी, उस फिल्म को जब आप देखेंगे डेफिनेटली वो थोड़ा बजट उसमें लगा था, क्योंकि हिंदी फिल्म है तो हिंदी फिल्म की तरह लाइटिंग, उस तरह का कैमरा, उस तरह का सारी चीज़ें। लेकिन उस फिल्म को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, सत्यजीत रे का डायरेक्शन उसमें दिख रहा है। उनकी जो अंतिम फिल्म थी वो थी आगंतुक। उस फिल्म में भी आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। लगभग 30 से ज़्यादा उन्होंने फिल्में की, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाए, बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स बनाए। आप कोई भी फिल्म उठा लीजिए, आपको उसमें सत्यजीत रे का जो क्राफ्ट है वो आपको अलग दिखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे एज ए टेक्नीशियन उनके अंदर क्या खूबी थी। देखिए, एज ए टेक्नीशियन में जो पहली खूबी हमको लगता है वो था ग्रेट नॉलेज ऑफ कैमरा इक्विपमेंट। उनको कैमरा इक्विपमेंट के बारे में ज़बरदस्त नॉलेज थी। वो जानते थे कि किस कैमरे से हम किस तरह का शूट कर सकते थे। उनको लेंस के बारे में बढ़िया से नॉलेज था कि हम किन किन लेंसों का यूज़ करके कम बजट में भी अच्छा काम कर सकते थे। अधिकतर वो देखेंगे तो 24 mm और 50 mm या 70 mm का दो लेंस से ही पूरा का पूरा फिल्म शूट कर लेते थे। अधिकतर फिल्में उन्होंने ब्लैक एंड वाइट पर शूट किया, सेलुलाइट पर, क्योंकि उनको मालूम था कि हमको जो चीज़ दिखाना है उसमें कलर की ज़रूरत नहीं है। हम ब्लैक एंड वाइट में भी वही स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं जो लोग कलर में करते। भाई स्टार्टिंग के दौर में तो 1951 से लेकर के 60 तक तो ब्लैक एंड वाइट का ज़माना ऐसे हिंदी में भी था, लेकिन उसके बाद जब कलर का भी ज़माना है, उस समय भी वो मैक्सिमम फिल्में वो ब्लैक एंड वाइट शूट करते थे। बजट की कमी थी और जो उनका लेंसेज होते थे वो भी सिनेमास्कोप नहीं होते थे, वो 4:3 के एस्पेक्ट रेशियो पर शूट करते थे। लेकिन उनका जो सोच था वो ज़बरदस्त था। एक चीज़ और, जो मूवमेंट के लिए जो गियर्स होते थे उसका भी यूज़ वो बखूबी करते थे। वो बैलगाड़ी को क्रेन बना लेते थे, वो ठेला गाड़ी को ट्रॉली बना लेते थे। इस तरह से वो कैमरा मूवमेंट भी देते थे, क्योंकि वो जानते थे सब कुछ, क्योंकि वो इंग्लिश फिल्में देखते थे, इंग्लिश नॉवेल पढ़ते थे, इंग्लिश किताबें फिल्म मेकिंग से रिलेटेड बहुत सारा पढ़ा, वो जानते थे। लेकिन उस समय इतना इक्विपमेंट ईजिली अवेलेबल नहीं था, बहुत महंगे होते थे। तो उन्होंने ये हार नहीं मानी। उनको जहाँ पर जो मूवमेंट चाहिए वो मूवमेंट लेते थे, उसके लिए चाहे वो देशी कोई ना कोई जुगाड़ करना क्यों ना पड़े। तो ये चीज़ सीखने की बात है कि आपके पास जो संसाधन है उसी संसाधन में कैसे आप बेहतर से बेहतर काम कर लें। काश आज इस डिजिटल युग में जहाँ पर इतनी सारी फैसिलिटी है, ऐसे में अगर इस तरह के डायरेक्टर होते तो वाकई में हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत ऊपर तक पहुंच सकती थी और आगे तक जा सकती थी। दूसरा जो उनकी क्वालिटी है वो है ब्लॉकिंग, कंपोजिशन एंड लाइटिंग। वो ब्लॉकिंग ज़बरदस्त करते थे, यानी जो एक्टर है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, क्या चीज़ उठाएगा, कैमरा कहाँ पर जाकर के स्थिर होगा या रुकेगा, उसके बाद उनका क्या काम होगा, ये ब्लॉकिंग उनका ज़बरदस्त था। और अधिकतर वो सेट पर ही ब्लॉकिंग बनाते थे। ऐसा नहीं कि आज के तरह जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई आप शॉर्ट डिवीज़न कर लो, शॉर्ट डिवीज़न उनके दिमाग में चलता था। वो फ्रेमिंग भी जो करते थे तो फ्रेम कभी कभी वो क्या करते थे, चूँकि बहुत अच्छा इलस्ट्रेटर थे, ड्राइंग बनाते थे, तो वो लगभग ड्राइंग बना लेते थे कि ये हमारा पहला शॉट ये रहेगा, सेकेंड शॉट ये रहेगा, थर्ड शॉट ये रहेगा। तो वो फ्रेम का काम कर लेते थे ड्राइंग बना करके, लेकिन ब्लॉकिंग वहाँ जा करके सेट पर करते थे। कई बार क्या होता था कि वो सोचे रहते थे कुछ और सेट पर जा करके वो चेंज कर देते थे। उनको लगता है नहीं, यहाँ पर अगर हम इस चीज़ का जो भी प्रॉप्स है उसका अगर हम इस रूप में यूज़ करें तो कितना अच्छा रहेगा, तो वहाँ ब्लॉकिंग चेंज करते थे। जहाँ तक लाइटिंग का सवाल है, वो नेचुरल लाइटिंग पर ज़्यादा विश्वास करते थे और करना भी चाहिए था, क्योंकि उनके पास बजट ही नहीं होता था कि डे में भी लाइटिंग यूज़ करें या नाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लाइट यूज़ करके वो काम करें। वो नेचुरल लाइट का इतना, और नेचुरल लाइट के साथ यानी सनलाइट और रिफ्लेक्टर, इन दोनों का यूज़ करते थे। कई जगह पर आपको फिल्म में रिफ्लेक्टर का जो पैच है वो देखने को मिल जाता है, लेकिन क्या किया जा सकता है, उस दौर की बात है तो वहाँ पर पैच दिखना स्वाभाविक है। लेकिन उस चीज़ को वो एक्टिंग, ब्लॉकिंग, फ्रेमिंग के जरिए इस तरह से ढक देते थे कि आपको पता ही नहीं चलता था कि कहीं पर कोई कमी है। सबसे ज़्यादा उनका जो रियलिस्टिक सोच होता था, अप्रोच होता था, वो हर चीज़ के ऊपर हावी होता था, हर चीज़ के ऊपर भारी होता था।
तो लाइटिंग की जहाँ तक बात कर रहे थे, नेचुरल लाइटिंग, और कुछ जगहों पर वो टंगस्टन लाइट्स का यूज़ करते थे, सस्ते लाइट्स यूज़ करते थे, अधिकतर बेबी सोलर पर ही काम करते थे, और दूसरी लाइट उस जमाने में था HMI वगैरह आ चुका था, लेकिन उसकी यूज़ बहुत कम किए, नहीं के बराबर की। और उस लाइट से उन्होंने कुछ फिल्मों में डेफिनेटली उन्होंने कीनो वगैरह का यूज़ किया था, लेकिन मैक्सिमम लाइट वो टंगस्टन पर ही काम करके निकाल लेते थे। और जैसे मैंने बताया वो भी लास्ट के दौर में, शुरुआत के दौर में तो आउटडोर मैक्सिमम आउटडोर और इंडोर में भी जो होता था टंगस्टन लाइट और नॉर्मल लाइट, और ऊपर कपड़ा लगा करके सिल्क का या साटन का कपड़ा का ज़्यादा यूज़ करते थे, साटन के कपड़े के ऊपर टंगस्टन लाइट जला करके वो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते थे ताकि उनको पूरा नेचुरल लाइट मिल जाए और प्लेन लाइट मिले, सब जगह इवन लाइट मिले। तो इस तरह का काम वो करते थे, और वो हर चीज़ को आसान भाषा में समझते थे कि किस ढंग से इसको इजी वे से किया जाए। उनके फिल्में आप जब भी देखेंगे ना, तो कठिन से कठिन जो सीन होते थे, जो ऐसे टफ से टफ सब्जेक्ट होते थे, उसको इतने आसान तरीके से समझाते थे, आसान तरीके से शूट करते थे, और उसके बाद लगता था इतनी बड़ी बात वो इतनी आसानी से कहा गए। ये थी उनकी गॉड गिफ्टेड टैलेंट, ज़बरदस्त टैलेंट उनके अंदर था, और अगर हम लोग उसमें से कुछ भी ले सके तो बहुत बड़ी बात है। तीसरी जो टेक्निकल खूबी थी वो है मास्टर ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। वो हर एक डिपार्टमेंट में मास्टर थे, बहुत कम देखने को ऐसा मिलता है। जैसे हिंदी फिल्मों में आप गुरुदत्त जी को देखिए, आप राज कपूर जी को देखिए, मनोज कुमार जी को देखिए, इन लोगों में ऐसे क्वालिटीज़ थे, वो हर विधा को जानते थे, हर क्षेत्र के बारे में उनको बढ़िया नॉलेज था। इनको अगर आप देखेंगे तो जहाँ पर मुंबई जितना फिल्म का विकास नहीं था, वहाँ पर वो चाहे मेकअप डिपार्टमेंट हो, चाहे आर्ट डिपार्टमेंट हो, आर्ट डिपार्टमेंट में भी पीछे कहाँ पर क्या चीज़ रखना है, इसको यहाँ नहीं यहाँ रखना है, इतना भी वो समझा देते थे। वो हर चीज़ स्टोरी टेलिंग के हिसाब से सोचते थे कि पीछे एक चीज़ रखा हुआ है, कोई प्रॉप्स, उस प्रॉप्स को हटाकर अगर ये प्रॉप रख देते हैं तो स्टोरी दूसरा कुछ बोलेगा। ये उनके दिमाग में हमेशा चलता रहता था, इसलिए वो आर्ट डायरेक्शन का पूरा काम लगभग वो कर लेते थे। एडिटिंग में दक्ष थे। स्टार्टिंग में तो वो दूसरे एडिटर से कराते थे, ठीक है, एडिटर कोई ना कोई बैठता ही था, लेकिन बाद में वो स्वयं खुद एडिटिंग करते थे। वो एक एक फ्रेम के लिए वो जानते थे कि कहाँ पर कितना फ्रेम हम रखेंगे तो हम जो स्टोरी कहना चाहते हैं, या मैं उनके भाषा में मैं बोल रहा हूँ कि वो जो स्टोरी कहना चाहते थे वो स्टोरी निकल के आ रहा है कि नहीं। तो एडिटिंग का भी ज़बरदस्त नॉलेज था। आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में जिसके बारे में वो पूरी तरह से जानते नहीं थे, वो खुद ना कर सके। अब बात करते हैं उनकी पर्सनैलिटी की, यानी शख्सियत की। वो इतना सिंपल थे और कॉमन लोगों के बीच में, कॉमन पीपल के बीच में घिरे रहते थे। वो अपने को कॉमन पीपल से तनिक भी अलग नहीं मानते थे। अक्सर क्या होता है, जब भी आप एक अच्छे डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर बन जाते हैं तो आपकी जो पहुंच है अलग हो जाती है, आप तक पहुंचना लोगों के लिए दिक्कत हो जाती थी, लेकिन वो नहीं। आप उनके घर में जो मैंने सुना है कि उनके घर में अगर ऑफ टाइम में भी अगर आप चले जाते हैं तो हो सकता है आप बेल बजाते हैं तो वो खुद दरवाज़ा खोल देते थे। उनसे अपॉइंटमेंट लेना बहुत आसान था। तो ये उनके एक खूबी हम मानेंगे कि इतने बड़े ओहदे पर जाकर कि जहाँ पर कि विदेशों के जो बड़े फिल्म मेकर हैं उनको 3-3, 4-4 पेज के लेटर लिख रहे हैं, उनके कामों का प्रशंसा कर रहे हैं, हर जगह पर उनकी काम का एक सराहनीय स्तर पर पहुंचा हुआ है। ऐसे में उनका इतना डाउन टू अर्थ होना बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि डाउन टू अर्थ का होने का मतलब है कि वो बहुत सॉफ्ट बात करते थे, वो बहुत कड़क बात करते थे, लेकिन वो सिंपल एज ए डायरेक्टर सोच के नहीं बात करते। वो जो भी बात करते थे एकदम नॉर्मल, अगर वो डायरेक्टर नहीं भी रहते तो वो ऐसे ही बात करते, या वो अगर उतना ज़्यादा कामयाब नहीं होते तो भी वो ऐसे ही बात करते थे। ये उनके अंदर की खूबी थी। और एक बात, उनका कोई सेक्रेटरी नहीं था, वो किसी सेक्रेटरी को नहीं रखते थे। वही हमने बताया ना कि अगर अपॉइंटमेंट भी लेना हो, कोई जाता था तो वो खुद ही दरवाज़ा खोलते थे या खुद मिल लेते थे, खुद लेटर का जवाब दे देते थे। कोई बीच में फ़ोन पर कोई सेक्रेटरी फ़ोन नहीं उठाता था, उनको अगर आप फ़ोन करते थे, उस समय लैंडलाइन था तो लैंडलाइन पर वो खुद ही फ़ोन उठा करके बात कर लेते थे। किसी को अगर कोई भी मॉनिटरी भी कोई बात करना है तो वो खुद बात कर लेते थे। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे को, तीसरे को बीच में रखते थे। तो ये उनका सादगी था जो हमें डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। दूसरा है नेवर कंप्रोमाइज़ ऑन हिज फिल्म। वो कभी भी अपने फिल्म मेकिंग में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, चाहे शॉट लेने में हो, टेक लेने में हो, या कोई फिल्म बनाने के लिए सोचने में हो। अगर उन्होंने सोच लिया कि इस पर फिल्म बनाएंगे तो बनाते थे, अगर उनको सारी सुविधाएं मिल गई तो। और अगर नहीं लगा कि इस पर फिल्म बनानी चाहिए तो नहीं बनाते थे, चाहे वो कोई भी बोले। एक बार की बात है जो मैंने पढ़ा है कि इंदिरा गांधी जी ने उन्हें, उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ऑफ़र दिया कि एक डॉक्यूमेंट्री हमारे लिए बनाइए, जो इंडिया चाइना का जो वार हुआ था तो उस वॉर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाइए। तो उन्होंने सीधे बोल दिया कि भाई मुझे गवर्नमेंट के किसी प्रोपेगेंडा में नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं बनानी है। सोचिए
प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अगर कोई आपके पास आता है ऑफ़र, वो आप ठुकराते हैं, तो ये उनकी शख्सियत थी। लेकिन वो अपने मन के मालिक थे, उनको अगर लगता था कि इस पर फिल्म बनानी चाहिए तो बनाते थे। जो नेक्स्ट उनकी पर्सनैलिटी थी वो था गिव इक्वलिटी टू ऑल। वो सबको समान नज़रों से देखते थे। उनके नज़र में कोई बड़ा छोटा नहीं, एक कॉमन आदमी भी आता है तो उनसे मिलते थे, एक बड़ा हीरो या बड़ा डायरेक्टर या बड़ा प्रोड्यूसर भी आया तो उससे भी उसी ढंग से मिलते थे। ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा तवज्जो दें, किसी को कम तवज्जो दें, नहीं, सबको तवज्जो देते थे। एक बार की बात है, ये भी मैंने पढ़ा है कि उस समय प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी, वो अपने डॉटर, अपनी लड़की और अपनी पोती को लेकर के उनसे मिलने आए थे हॉस्पिटल में। उस समय वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, मिलने आए और वो इच्छा जाहिर की कि भाई मैं आपके साथ एक फ़ोटो खिंचवाना चाहता हूँ, हम लोग सब मिल करके। तो उन्होंने सीधे डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि आपसे पहले कई और लोग आए जो कॉमन लोग थे, जो नॉर्मल उनसे मिलने जुलने वाले हैं, वो आए थे। तो चूँकि उन्होंने भी इस तरह का प्रस्ताव रखा था, हमने मना कर दिया था। अगर मैं आपके साथ फ़ोटो खिंचवाता हूँ तो ये एक गलत संदेश जाएगा कि देखिए हम कॉमन थे तो इसलिए हमारे साथ नहीं फ़ोटो खिंचवाए और प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटो खिंचवा ली। तो ये जो चीज़ें होती, बहुत कम लोगों के पास ये गुण होता है। देखिए आपके अंदर बाकी सारे गुण हो सकते हैं, बहुत जानकारी रखते हैं, लेकिन ये चीज़ें करना, यानी सबको समान निगाहों से देखना, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वालिटी होता है, बहुत बड़ी शख्सियत होती है। तो ये सारी चीज़ें, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, इनके अंदर इतनी एबिलिटी थी बचपन में कि वो हॉर्न की आवाज़ सुन करके बता देते थे किस मॉडल की कार है। सोचिए, वो हॉर्न की आवाज़ सुन करके केवल कार का ब्रांड ही नहीं बताते थे, वो कौन सा मॉडल है ये बता देते थे। ये उनका श्रवण शक्ति था, ये उनका सुनने की क्षमता था। इसलिए उनके फिल्मों में आप जब म्यूज़िक सुनेंगे, जो आप डायलॉग की क्वालिटी सुनेंगे, जो पीछे की कोई भी आप फॉली वर्क का आवाज़ सुनेंगे तो ज़बरदस्त एप्रोप्रिएट होता था। एक छोटी सी कोयल की आवाज़ भी होती थी, या कोई झाड़ गिरता है, कोई चीज़ गिरने की आवाज़, तो सब आपको लगेगा कि क्या ज़बरदस्त उनका साउंड का टेस्ट था, या सुनने की एबिलिटी थी, या उनका जो सोच था इतना ज़बरदस्त था कि वो उसी ढंग से उसको रखते थे जिस ढंग से वो नॉर्मल सुनते थे। तो ये सुनने की उनकी खासियत थी। तो मुझे लगता है कि इनके बारे में अगर हम बताने चलें तो कई एपिसोड्स बन जाएंगे। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं इस वीडियो को विराम देना चाहता हूँ। बहुत सारी जानकारी ऐसे हैं जो मुझे भी नहीं होगी इनके बारे में। तो आप मेनली जो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से हैं, अगर आपको इनके बारे में और कुछ जानकारी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग पढ़ेंगे इनके बारे में। और मैं चाहता हूँ कि इनको इस तरह से एक श्रद्धांजलि हम लोग दे सकते हैं कि इनके बारे में कुछ दो पंक्तियाँ आप लिखिए ज़रूर। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी लिखिए, और इस तरह का कोई वीडियो और देखना चाहते हैं किसी दूसरे शख्सियत, दूसरे डायरेक्टर, दूसरे सिनेमाटोग्राफर के बारे में, तो हमें लिख भेजिए। मैं कोशिश करूँगा कि उनके बारे में भी आपको कुछ बता पाऊँ। उनकी जो सोच है, उनका जो फिल्म बनाने का जो एक दृष्टिकोण है, वो आपके समक्ष मैं ला पाऊँ। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार। क्या आप फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं? या इससे जुड़े किसी करियर को अपनाना चाहते हैं? आपके माइंड में कहानी तो है, पर उसे आप प्रोफेशनली लिख नहीं पाते, है ना? एक प्रोफेशनल डायरेक्टर बनना चाहते हैं, पर शुरुआत कैसे करें? या फिर आपको भी कमर्शियल सिनेमेटोग्राफर या एडिटर बनने की तमन्ना है? तो आइए मेरे साथ सीखते हैं प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग डीजी फिल्मिंग यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल फ्री। और हाँ, अगर आप चाहते हैं तो हमारे वर्ल्ड क्लास इफ्टा ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डीजी फिल्मिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा जानकारी के लिए 7303330270 पर एक कॉल करिए। याद रखिए, डीजी फिल्मिंग यानी फिल्म मेकिंग एनसाइक्लोपीडिया।